नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 6 के बारे में चर्चा कर रहे थे। और भाग 6 में अभी तक हम इससे पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बता दिया है। भाग 6 में हम राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं और राज्य में मैंने जो राज्यपाल होता है उसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है आपसे। आज हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में राज्य विधानमंडल के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में। विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद, तो इनके बारे में भी आज इसी लेक्चर में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो विधानमंडल से संबंधित या मंत्री परिषद से संबंधित पहला जो आर्टिकल आता है वो है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इसका जो मुखिया होगा, इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो राज्य में राज्यपाल की सहायता तथा राज्यपाल को परामर्श देने के लिए होता है एक मंत्री परिषद, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होता है और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और फिर मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और फिर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा वो फिर राज्यपाल को क्या करेगा? सलाह देगा कि उन व्यक्तियों को मेरे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उन व्यक्तियों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त कीजिए। और फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनको नियुक्त किया जाता है, और मंत्री परिषद का इस प्रकार से यहाँ पे गठन होता है। अब सवाल ये बनता है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? तो सामान्यतः जो दल होते हैं, तो जिस दल के पास स्पष्ट बहुमत होता है उस दल का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाता है, तो फिर राज्यपाल को ये विशेष अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को सीएम यानी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर उसे कुछ समय देता है कि वो अपना बहुमत साबित करे। और इस प्रकार यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में और उठना चाहिए कि मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों की नियुक्ति करनी है? ठीक है, क्योंकि अगर कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, तो फिर तो सभी जो विधायक होंगे वो कहेंगे हमें भी मंत्री बनना है, और सारे विधायक यहाँ पे क्या बन जाएंगे? मंत्री बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे संविधान में इसका भी उल्लेख है। तो आर्टिकल 164 का क्लोज 1 तो ये हो गया, ठीक है। और इसी 164 के क्लोज 1 के का में एक संशोधन किया गया है, 91वां संशोधन 2003। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कुल विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो, और कम से कम, ठीक है, अधिक 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और कम से कम न्यूनतम कितने मंत्री होने चाहिए? न्यूनतम होने चाहिए 12 मंत्री। तो विधानसभा का जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री होते हैं, तो न्यूनतम कितने कैबिनेट मंत्री होने चाहिए? कितने मंत्री होने चाहिए? 12 मंत्री होने चाहिए। और अधिकतम कितने कैबिनेट मंत्री होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। सपोज किसी विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या है 100, यानी कुल विधायकों की जो सदस्य संख्या है वो 100 है। तो अब इसमें से जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जो मंत्री बनेंगे, जिन मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी 15 मंत्रियों की, यानी 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो 15 और 12 के बीच ये मंत्री होने चाहिए। तो ये कहता है अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 का। उसके बाद अनुच्छेद
164 का क्लोज 2 कहता है कि जो ये मंत्री परिषद होता है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 164 का क्लोज 2 कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, तो सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। 164 का क्लोज 3 कहता है मंत्री परिषद जो ये मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में जो ये मंत्री होते हैं इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। तो इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, तो इन मंत्रियों को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। ये राज्यपाल के सामने क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ये कौन कहते हैं, अनुच्छेद 164 का क्लोज 3। अब देखो मंत्री परिषद जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। मंत्री परिषद जो बनता है उसमें होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है इसमें राज्य मंत्री, और फिर आता है इसमें तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये मैंने आपको संसद वाली वीडियो में भी डिटेल्स में समझाया था। कैबिनेट मंत्री जिनके पास कोई विभाग होता है, किसी के पास सिंचाई विभाग होगा, किसी के पास क्या होगा, पर्यटन विभाग होगा, किसी के पास वन विभाग होगा। राज्य मंत्री होते हैं इनकी सहायता करने के लिए। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कई बार क्या होता है कैबिनेट मंत्री जब उपस्थित नहीं है तो ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करता है, और इसलिए इसे कहा जाता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी अभी ये कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि राज्य मंत्री आता है कैबिनेट मंत्री के अंडर में। अगर उस विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है और उसकी जगह पर राज्य मंत्री ने अभी वो पद संभाल रखा है तो ये कहलाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने शपथ लेते हैं, राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाता है। और जो मंत्री का कार्यकाल होता है वो क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करता है। क्योंकि जो विधानसभा यानी जो विधानमंडल होता है, विधानसभा जो होता है, विशेषकर भी विधानसभा समझो आप, ठीक है, विधानसभा, तो विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो मंत्री बनते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब राज्यपाल चाहेगा उन्हें हटा सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको डिटेल्स में हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 165। अब देखो आर्टिकल 165 क्या कहता है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। ये कह रहा है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट का एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन देखो वही बात कि राज्यपाल किसके कहने पर इसकी नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल किसकी सलाह पर, सीएम की सलाह पर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। क्योंकि वास्तविक शक्ति तो सीएम के पास है, जो भी करना होगा वो सीएम करेगा, लेकिन किसके नाम पर, राज्यपाल के नाम पर। नाम तो राज्यपाल का ना यहाँ पे की नियुक्ति राज्यपाल ने की, लेकिन एक्चुअली नियुक्ति कहने के लिए सलाह किसने दी, सीएम ने। तो इसलिए जो राज्यपाल के पास शक्ति होती है वो नाम मात्र की शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां यहाँ पे किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी जो महाधिवक्ता है इसकी अर्हता क्या है, यानी कौन व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है। तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो स्पष्ट रूप से क्लियर है। साथ ही साथ कम से कम 10 वर्ष तक उसने न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष न्यायिक पद, क्योंकि उसको न्यायिक जानकारी होनी चाहिए। तो न्यायिक पद उसने 10 वर्ष तक धारण किया हो, या 10 वर्ष तक वो किसी न्यायालय में क्या रहा हो, 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता, ठीक है। तो कुल मिला के इसको न्यायिक संबंधी जानकारियां होनी चाहिए, तभी तो ये राज्य का महाधिवक्ता सुचारू रूप से काम ये कर सकेगा। अब देखो इसका कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, यानी इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक चाहेगा राज्यपाल तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, और राज्यपाल जब चाहेगा इसे हटा सकता है। तो इसलिए राज्य के महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है, और ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो प्रश्न बनता है कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है राज्य का महाधिवक्ता, यानी सरकार का वकील, आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं। और ये राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई में शामिल हो सकता है, वो इसको अधिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अनुच्छेद 165
अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। अब यहाँ पे आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में हमें राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। अब देखो विधानमंडल जिस प्रकार केंद्र में क्या है संसद है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल है। संसद के भी 3 अंग होते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। संसद के 3 अंग कौन है? तो यहाँ पे है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग है। उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इसी प्रकार से देखो दोनों चीजों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो अगर आपने संसद वाली वीडियो डिटेल्स में देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल्स में समझाया था आपको, तो ये टॉपिक भी आपको बड़ी आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो विधानमंडल के जो 3 अंग है, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 अंग है यहाँ पे विधानमंडल के, 3 अंग। और अगर सदन पूछा जाता है तो 2 सदन है। सदन कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अब देखो विधानसभा इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या होता है? टेम्पररी होता है, यानी अस्थाई सदन। ये है अस्थाई सदन। और ये किस प्रकार है? ये है स्थायी सदन। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो चुनाव होता है वो हर 2 साल में होता है। हर 2 साल में इसके सदस्यों का चुनाव होता है 1/3 सीट पर। तो जो 1/3 सदस्य हैं, हर 2 साल में चुनाव होता है। तो अब देखो यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का यहाँ पे चुनाव हो रहा है। यानी माना मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, किसी विधान परिषद में 15 सदस्य है, वैसे 15 सदस्य होते नहीं है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है। सपोज अभी 2023 है, तो 15 का 1/3 कितना हुआ? 5। तो 2023 में 5 सदस्यों का चुनाव हुआ। फिर 2 साल बाद 2025 में अगले 5 सदस्यों का चुनाव, और 2027 में अगले 5 सदस्यों का चुनाव। इस प्रकार एक क्रम चलता जाएगा और प्रत्येक बार इसमें कुछ ना कुछ सदस्य जो अपना कार्यकाल, यानी सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। तो जिस सदस्य ने अपना कार्यकाल 2023 से शुरू किया, तो उसका कार्यकाल कब समाप्त होगा? 2029 में। लेकिन फिर उतने ही सदस्यों का, क्योंकि 2023 में 5 सदस्य नियुक्त किए गए थे, 5 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे विधान परिषद में, और 2029 में फिर ये 5 सीटें खाली हो जाएंगी, तो सिर्फ इन्हीं पर चुनाव होगा। और ये 10 सीटें तो अभी भी वहां पे, ये सदस्य वहां पे भी मौजूद है। तो इसलिए विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन विधानसभा एक टेम्पररी यानी अस्थायी सदन है, ये भंग हो सकता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा के जो सदस्य भी होते हैं, सदस्य, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। जबकि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल ये क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन स्वयं विधान परिषद ये क्या है? स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। इसलिए विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है? अनंत होता है। तो यहां तक आप स्पष्ट रूप से उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल है अनुच्छेद 169, ये कहता है राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन व समापन। यानी कि राज्य में विधान परिषद किस प्रकार से बनता है, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगर मैं बात करूं विधान परिषद वाले राज्य, तो केवल 6 राज्य हैं विधान परिषद वाले राज्य। ये आपको नोट करने हैं, कौन कौन से हैं? तो एक है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है विधान परिषद। दूसरा है बिहार, तीसरा है यहाँ पे कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है यहाँ पे तेलंगाना, और छठा है यूपी। तो 6 देश हैं विधान परिषद वाले, 6 राज्य, सॉरी, ठीक है, 6 राज्य हैं विधान परिषद वाले। आंध्र प्रदेश, बिहार,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। केवल इन्हीं 6 राज्यों में अभी क्या है, विधान परिषद है। अब विधान परिषद किस प्रकार से, अगर कोई राज्य चाहता है कि वहां पर विधान परिषद हो तो किस प्रकार से वहां पर विधान परिषद होना चाहिए, तो इसका उल्लेख मिलता है 169 में। क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो होती है, तो अब विधान परिषद का सृजन या समापन किस प्रकार किया जाता है किसी भी राज्य में, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 में। तो देखो किस प्रकार सृजन होता है। पहले मैं सृजन की बात करूंगा यहाँ पे कि किसी राज्य में विधान परिषद किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है। तो जिस स्टेट में विधान परिषद चाहिए उसकी विधानसभा में सर्वप्रथम विधेयक पारित होगा। तो सबसे पहले विधेयक किसमें पारित होगा, उस राज्य की विधानसभा में। जिस राज्य में हमें विधान परिषद का सृजन चाहिए, हमें जिस राज्य में विधान परिषद चाहिए, तो उस राज्य की विधानसभा में पहले विधेयक लाया जाएगा, उसे पारित किया जाएगा। उसके बाद ये विधेयक लाया जाएगा, ये विधेयक जाएगा संसद में। संसद में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित किया जाएगा और फिर अंत में जाएगा ये राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इसे मंजूरी दे देगा तब जाके संबंधित राज्य में क्या हो पाएगा, विधान परिषद का सृजन हो पाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको नोट करनी है कि विधानसभा, जब किसी राज्य में हमें विधान परिषद का सृजन करना है तो जब वो विधायक लाया जाता है विधानसभा में तो किस बहुमत से इसे पारित होना चाहिए, या जब वो संसद के दोनों सदनों में जाता है तो किस बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। तो विधानसभा में भी और संसद में भी साधारण बहुमत से। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर छोटी छोटी चीजें दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर विधान परिषद को किसी राज्य में सृजन करना है तो उस राज्य की विधानसभा में साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित होना होगा, फिर वो संसद में जाएगा, संसद की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत से इसे पारित कराना होगा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इसे जब मंजूरी देता है तो फिर संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। अब माना किसी राज्य में समापन करना है विधान परिषद का, सपोज यूपी से, फॉर एग्जांपल यूपी से समापन करना है विधान परिषद का, विधान परिषद, क्योंकि विधानसभा तो हर राज्य में होती है, विधान परिषद किसी किसी राज्य में है, किसी किसी राज्य में नहीं है। तो अगर यूपी से समापन करना है विधान परिषद का तो सेम यही प्रोसेस फॉलो की जाएगी। सबसे पहले यूपी की विधानसभा से विधान परिषद को समापन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर संसद में जाएगा, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित करेंगे, और फिर अंत में जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी दे देगा तो फिर जाके यूपी से विधान परिषद समापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन और समापन करने की ये प्रोसेस, जिसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 169 में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 169 आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 170 के बारे में। अनुच्छेद 170 में क्या है, राज्य में विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 170 में। यानी संरचना का मतलब कि राज्य में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है विधानसभा की, न्यूनतम कितनी सीट हो सकती है। तो किसी भी राज्य में विधानसभा तो होती है, तो विधानसभा की जो अधिकतम सीट होगी वो होगी 500, यानी 500 से अधिक विधानसभा की सीट नहीं हो सकती है राज्य में, और न्यूनतम सीट 60 होती है, 60 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ राज्य यहाँ पे अपवाद स्वरूप हैं, जैसे कि अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो सिक्किम में है 32। देखो यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सिक्किम में है 32, गोवा में है विधानसभा की सीटें 40, और मिजोरम में भी कितनी है, मिजोरम में भी है 40। तो प्रश्न यहाँ से 2 प्रकार से बनते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आंसर आएगा 60। और एक प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे न्यूनतम है विधानसभा की सीटें, तो वो है सिक्किम में 32। या सीधे प्रश्न बनता है कि सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 32। और अधिकतम किसमें है, तो अधिकतम है यूपी में, कितनी है 403 है विधानसभा सीटें। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये है राज्य में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की सीटों की संरचना अनुच्छेद 170 के तहत। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। 170 विधानसभा की संरचना और 171 विधान परिषद की संरचना, यानी जिन राज्यों में विधान परिषद की संरचना है तो अधिकतम विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है।
तो अधिकतम हो सकती है उस राज्य की, यानी जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा सीट की 1/3 सीट यहाँ पे हो सकती है विधान परिषद में अधिकतम संख्या। अब इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज किसी राज्य की विधान परिषद में विधानसभा सीट है 300 क्या है, विधानसभा सीट है। तो अब उस राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, विधान परिषद की अधिकतम सीटों की संख्या या अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो 300/3 हो जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 100। 300/3, क्योंकि 1/3 सीट होती है ना विधान परिषद की विधानसभा के मुकाबले, तो ये हो जाएगी 100 सीट हो जाएगी विधान परिषद की अधिकतम। और न्यूनतम कितनी होती है, तो विधान परिषद की जो न्यूनतम सीटों की संख्या है वो है 40। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि विधान परिषद में जो न्यूनतम सीटों की संख्या वो कितनी होती है, तो वो होती है 40। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है कि क्योंकि विधानसभा का निर्वाचन तो आपको पता है कि जो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो विधायक वो चुने जाते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो इसको यहाँ पे समझते हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन। विधान परिषद निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कहां से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुल सीट का, ठीक है, कुल सीट का 1/3 सदस्य ये राज्य विधानसभा चुनेगी, राज्य विधानसभा निर्वाचित करती है। राज्य विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है, कुल सीट का 1/3। फिर कुल सीट का 1/3 ये नगर पालिका और पंचायत मेयर चुनते हैं। नगर पालिका और पंचायत के जो मेयर होते हैं ये चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। उसके बाद 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्यों को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1/12 सदस्य ये होते हैं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से, जो सरकारी जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से, माध्यमिक शिक्षण संस्थान इन्हें निर्वाचित करते हैं। और प्लस 1/12 जो है ये है स्नातक। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूं, सपोज कुल सीटों की संख्या है किसी राज्य की विधान परिषद में 96 मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, कुल सीट कितनी है, कुल सीट है यहाँ पे 96, क्योंकि 96 ये 3 से और 6 से भी और 12 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 96 यहाँ पे मेरे को लेना पड़ा। तो कुल सीट सपोज विधान परिषद की 96 है, तो देखो राज्य विधानसभा 96 में से यानी कुल सीट में से 1/3, तो 96/3 यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32। तो 32 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा करेगी। प्लस देखो ये नगर पालिका जो पंचायत, नगर पालिका और पंचायत के मेयर होते हैं ये भी 1/3 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, तो यानी ये भी 32 सदस्यों को निर्वाचित करेंगे। उसके बाद 1/6 सदस्यों को राज्यपाल निर्वाचित करते हैं, तो 96/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 16 सदस्यों को यहाँ पर राज्यपाल मनोनीत करेंगे अगर सीटों की संख्या 96 है तो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ये। प्लस 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षण संस्थान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो यानी 96/12 यानी 8 सदस्यों को ये, और फिर स्नातक यानी ये भी 8 सदस्यों को। तो कुल यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 96। तो अगर कुल सीटों की संख्या 96 है तब इस प्रकार से ये डिवाइड इनमें हो रहा है। अब जिस राज्य में जिस प्रकार से सीटों की संख्या होगी फिर वहां पे वो उस प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये तो रहा आपका विधान परिषद की संरचना और इनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 172 जिसमें उल्लेख मिलता है विधानमंडल के कार्यकाल यानी अवधि। तो विधानमंडल का कार्यकाल कितना होता है,
तो विधानमंडल में 2 सदन है, कौन कौन सा है? विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम दोनों के कार्यकाल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, और यहाँ पे इसको मैं विधानसभा की बात करूं, ठीक है, विधानसभा का होता है 5 वर्ष। विधानसभा का कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष। और विधानसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा 5 वर्ष पहले भी भंग हो सकती है, ये आप सभी जानते होंगे। देखिए विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है ये होता है अनंत, क्योंकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भी क्या, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भी विघटित नहीं होता है, इसलिए ये इसका जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है। लेकिन यहाँ पे जो सदस्य का कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल ये होता है 6 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष होता है। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और उनका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है। तो आर्टिकल 172 जो कार्यकाल है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 173 जो कहता है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का वो सदस्य बन सकता है। संसद द्वारा निर्धारित जो अन्य अर्हताएं हैं वो पूर्ण करता हो। साथ साथ विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की जो न्यूनतम आयु है, आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, यानी विधानसभा में जा सकता है चुनकर। जबकि अगर हम बात करते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो जो व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो विधान परिषद में बैठ सकता है, विधान परिषद का के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो 173 भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल आता है 188, ये शपथ के बारे में बताता है, ठीक है, शपथ 188 बताता है शपथ के बारे में, यानी विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है। तो विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल ने जो नियुक्त कर रखा व्यक्ति उसके समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 188 जिसमें विधानमंडल के सदस्यों के शपथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के बारे में। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, तो विधानमंडल में 2 सदन है। पहले हम बात करेंगे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी। तो विधानसभा के पीठासीन अधिकारी जिनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 178 में। विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी वो कहलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। अब इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष किस प्रकार से चुना जाता है? तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक को क्या करते हैं? अध्यक्ष से निर्वाचित करते हैं, और उसे कहा जाता है विधानसभा अध्यक्ष। इसका कार्यकाल तभी तक होता है जब तक विधानसभा का कार्यकाल है। जैसे विधानसभा भंग हो जाएगी वैसे ही, या विधानसभा का विघटन हो जाएगा उसी प्रकार से वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब इसका जो पद रिक्त हो सकता है वो किस प्रकार से हो सकता है? तो या तो विधानसभा विघटित हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, या इसने त्याग पत्र दे दिया है। तो ये अपना त्याग किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है, जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष विधानसभा इसे क्या कर देता है? अपना त्याग पत्र देता है। या अगर इसको हटाया जाए, अब हटाया कैसे जाए विधानसभा अध्यक्ष को? तो जो तात्कालिक सदस्य हैं जो सदन में अभी उपस्थित हैं तो वो इसे बहुमत से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन 14 दिन पूर्व इसे सूचना यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो विधानसभा अध्यक्ष को भी 14 दिन पहले सूचना दे देते हैं, क्योंकि तभी तो अपने बचाव में कुछ कह सकता है। फिर है यहाँ पे शक्तियां, तो इसकी शक्तियां क्या हैं? शक्तियां समझो आप इसकी। तो सदन की जो कार्यवाही है उसे वो उस व्यवस्था को, कार्यवाही व्यवस्था को बनाए रखता है।
शिष्टाचार वो बनाए रखता है, कोरम की अनुपस्थिति में वो बैठक को क्या कर देता है, स्थगित कर देता है, और निर्णायक मत सबसे महत्वपूर्ण होता है, निर्णायक मत, निर्णायक मत देने का इसे क्या है, अधिकार है। और विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, जिस प्रकार देखो राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं वही विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं, निर्णायक मत देता है। और वित्त विधेयक के बारे में इसकी शक्ति क्या है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है, इसकी जांच कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद किसी कारण से रिक्त हो गया है तो फिर अनुच्छेद 180 के तहत उपाध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष के पद को संभालता है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करता है। 180 के तहत अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो चुका है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष इसके पद को संभालेगा और उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बातें हो गई। अब बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तो उपाध्यक्ष भी सेम वही है, इसका निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्य आपस में से किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। और अगर ये पद त्याग करेगा, पद त्याग, तो ये अपना पद त्याग करेगा विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद देगा। बाकी इसे भी अगर हटाना है तो फिर विधानसभा के सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन 14 दिन पूर्व इसे भी सूचना देनी होती है। एक और आर्टिकल आता है अनुच्छेद 182 कहता है, 181 कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने संबंधी अगर संकल्प विचाराधीन है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, ये विचाराधीन है, वो तब तक क्या कर सकता है, जो पीठासीन अधिकारी, वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, तब वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा, लेकिन सदस्य के रूप में वो कार्य करेगा। 181 कहता है ये, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया है और उस पर वो विचाराधीन है, तो अनुच्छेद 181 के तहत ये विधानसभा अध्यक्ष तब तक विधानसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, यानी अध्यक्ष के रूप में ये कार्य नहीं करेगा, लेकिन सदस्य के रूप में ये कार्य कर सकता है, क्योंकि हटाया तो अध्यक्ष को जा रहा है लेकिन उसकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो विधानसभा के पीठासीन अधिकारी थे, इनके बारे में हमने डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी, अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में चर्चा हमें देखने को मिलती है। और विधान परिषद के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हैं सभापति और उपसभापति। तो सेम यही है, वहां पे भी विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही किसी को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 182 में। फिर सभापति के बारे में 183 में उल्लेख मिलता है पद रिक्त का, कि इसका पद रिक्त कैसे हो सकता है। तो इसका पद रिक्त इस प्रकार से हो सकता है, यदि इसकी सदस्यता समाप्त हो जाए या ये उपसभापति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये भी देखो, सभापति भी अपना त्याग पत्र किसे देगा, उपसभापति को, और उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को। उसी प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। और इस पर भी हटाए जाने की प्रक्रिया सेम वही है। विधान परिषद में उपस्थित जो तात्कालिक सदस्य हैं वो बहुमत से हटाए जाने का संकल्प पास करते हैं और साथ साथ 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देनी पड़ती है सभापति को। वेतन और भत्तों की बात करें तो विधानमंडल वो तय करती है और इन्हें राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कर्तव्य इसके भी सेम वही है, जिस प्रकार से विधान सभा के अध्यक्ष के कर्तव्य हैं वही विधान परिषद के सभापति के यहाँ पे कर्तव्य हैं। उपसभापति भी सेम वही है। उपसभापति की नियुक्ति भी विधान परिषद के सदस्य आपस में ही करते हैं। 183 के माध्यम से ये पद त्याग कर सकता है और किसको मतलब अपना त्याग पत्र किसे देगा, सभापति को देगा। और 184 में एक और उल्लेख मिलता है उपसभापति के बारे में कि यदि सभापति का पद किसी कारण से रिक्त हो चुका है तो फिर उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। और 185 है कि जब 185 ठीक है 185 है कि अगर सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो तब तक वो पीठासीन नहीं होंगे, लेकिन सदस्य के रूप में वो वहां पे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के बारे में जितने भी अनुच्छेद थे, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं।
और यहाँ पे विधानमंडल वाला जो टॉपिक है, यानी विधानमंडल में जो दोनों सदन आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, इनके बारे में हमने डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा कर दी है। अब हम इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो किस प्रकार यहाँ पे विधेयक पारित होते हैं विधानमंडल में, जो शक्तियां हैं विधानमंडल की, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे चर्चा करेंगे। विधानमंडल के सत्र जो विधेयक होते हैं, किस किस प्रकार के विधेयक होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और विधेयक से कानून बनने की प्रोसेस क्या होती है विधानमंडल में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।